नमस्कार। SYBA हिंदी स्पेशल चतुर्थ सत्र में आप लोगों का स्वागत है। चतुर्थ सत्र में हम लोग जिस विधाओं का अध्ययन करने वाले हैं उस विधाओं में पहली इकाई है शब्द शक्ति। इसमें अभिधा, लक्षणा और व्यंजना का सामान्य परिचय है। इसी के अंतर्गत गद्य के भेद हैं, उपन्यास, कहानी, स्वरूप एवं तत्वों का विस्तृत परिचय, निबंध, संस्मरण, रेखाचित्र, आत्मकथा, जीवनी, एकांकी, दूरदर्शन नाटक, रेडियो नाटक, स्वरूप एवं तत्वों का सामान्य परिचय। इकाई नंबर 2 में है रस की व्याख्या, रस का स्वरूप, रस के अंग, रस के प्रकार। इसमें श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, इनका सामान्य परिचय। इसी के अंतर्गत है आलोचना, स्वरूप, आवश्यकता एवं आलोचक के गुण। तीसरी जो इकाई है, तीसरी इकाई में छंद है, छंद का काव्य में स्थान और निम्नलिखित छंदों का हमें अध्ययन करना है, जिसमें मात्रिक छंद है, दोहा, चौपाई, सोरठा, गोला, हरिगीतिका और दूसरा प्रकार है इसका वर्णिक छंद, इंद्रवरजा, शिखिरिणी, भुजंग प्रयात, वसंत तिलिका और कवित्व। ये चतुर्थ सत्र का पाठ्यक्रम है और इसके आधार पर अब हम एक एक इकाई की तरफ मुड़ेंगे। पहली जो इकाई है, ये जो मैं व्याख्यान दे रहा हूँ और मैंने जो सिलेबस बताया है वो तो आप उसे लिख लीजिए या अपने मोबाइल में कहीं पे भी उस PDF बना कर रखिए। आने वाली परीक्षा में आप लोगों को ये काम में आने वाला है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इकाई नंबर 1 जो है, चतुर्थ सत्र की इकाई नंबर 1, इकाई नंबर 1 के बारे में देखते हैं कि शब्द जो है, ये शब्द शक्ति किसे कहते हैं। शब्द शक्ति जो है, हम लोगों ने देखा कि साहित्य का निर्माण शब्दों के द्वारा होता है। शब्द के बिना न तो कुछ लिखा जा सकता है और न कुछ विचार व्यक्त किए जा सकते हैं। हमारे मन में संसार जगत से संबंधित जो भाव उत्पन्न होते हैं वे शब्दार्थ को लेकर उत्पन्न होते हैं। शब्द शक्ति असीम है। शब्द के उच्चारण के साथ ही हमारे मन, मस्तिष्क, कल्पना और अनुभूति पर प्रभाव पड़ता है। जैसे इमली का नाम लेते ही या अचार का नाम लेते ही मुंह में पानी आता है और भूत या सांप का शब्द उच्चारण करते ही मन में भय का संचार होता है। यह प्रभाव अर्थगत है। तो शब्द शक्ति किसे कहते हैं? शब्द शक्ति की परिभाषा संक्षिप्त में देखते हैं कि जिस शक्ति के द्वारा वह अर्थगत प्रभाव पड़ता है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। अर्थात शब्द का अर्थबोध कराने वाली
शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द से अर्थ का बोध होता है। भाषा में शब्द 3 प्रकार के होते हैं, वाचक, लक्षक और व्यंजक। इनके अनुसार ही अर्थ भी 3 प्रकार के होते हैं, वाच्यार्थ, लक्षार्थ और व्यंग्यार्थ। इन वाचक शब्द से वाच्यार्थ, लक्षक शब्द से लक्षार्थ और व्यंजक शब्द से व्यंग्यार्थ का बोध कराने वाली 3 शब्द शक्तियां होती है, जिसे कहते हैं अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। यहां अगर हम लोगों ने देखा जो चार्ट है, तिलिका है कि शब्द शक्ति, शब्द और अर्थ। अभिधा ये शब्द शक्ति है जिसका शब्द वाचक होता है, अर्थ वाच्यार्थ होता है। लक्षणा शब्द शक्ति जो है जिसका शब्द लक्षक होता है और अर्थ लक्षार्थ होता है। व्यंजना शब्द शक्ति जो है शब्द उसका व्यंजक होता है और अर्थ व्यंग्यार्थ होता है। अब देखते हैं कि अभिधा शब्द शक्ति किसे कहते हैं। अभिधा शब्द शक्ति ये जो है इसकी परिभाषा देखते हैं कि जिस शब्द शक्ति के द्वारा शब्द के मुख्य अर्थ का बोध होता है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। मतलब जिस शब्द शक्ति के द्वारा शब्द के मुख्य अर्थ का बोध होता है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। अर्थात इसके द्वारा शब्द का सामान्य प्रचलित मुख्य अर्थ समझ जाता है। मुख्य या प्रथम अर्थ का बोध कराने के कारण अभिधा शब्द शक्ति जो है, अभिधा शब्द शक्ति को मुख्य या अग्रिमा भी कहते हैं कि दूसरे शब्दों की हमें आवश्यकता नहीं होती है। एकाध शब्द कहते ही हमारे सामने वही अर्थ आता है, उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। जिस शब्द से मुख्य अर्थ का बोध होता है वह वाचक और उससे निकलने वाला मुख्य अर्थ वाच्यार्थ होता है। इसमें अर्थ का बोध नाम या सूचना से ही मिल जाता है। जैसे हाथी कहते ही 4 पैरों वाला प्राणी आंखों के सामने आता है और जो पशु या जानवर का बोध कराता है, जिसका शरीर बहुत मोटा है, बड़े बड़े कान हैं, लंबे लंबे दांत हैं। इसी प्रकार घोड़ा, बैल, गधा, गंगा, पर्वत, नगर आदि वाचक शब्द है। इनके उच्चारण से ही मूल अर्थ का बोध होता है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि घोड़ा घास खा रहा है। इस वाक्य में आए सभी शब्द वाचक है। घोड़ा जानवर विशेष को कहते हैं, घास वस्तु का नाम है और खा रहा है ये क्रियापद है या क्रिया है। अतः यहाँ पर इन वाचक शब्दों से जो भी सीधा अर्थ बोध हो रहा है वह अभिधा व्यापार से हो रहा है। वाचक शब्द और अभिधा व्यापार ही भाषा का मूल आधार होता है। इसे कहते हैं अभिधा शब्द शक्ति। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। तो ये अभिधा शब्द शक्ति किसे कहते हैं, अभिधा शब्द शक्ति को हमने देखा। अब दूसरी शब्द शक्ति जो है वो है
लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति यानी जहां शब्द का वाच्यार्थ रूप में प्रयोग न करके उससे संबंधित किसी अन्य अर्थ के रूप में प्रयोग किया जाए वह लक्षणा शब्द शक्ति होती है। यहाँ मुख्यार्थ को बाधा, मुख्यार्थ का बोध न होने पर उससे संबंधित किसी अन्य अर्थ का बोध कराने वाले अर्थ व्यापार को लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। अभिधा में हम लोगों ने देखा कि घोड़ा कहते ही, हाथी कहते ही एक प्राणी, विशिष्ट प्राणी जो है वो हमारे सामने आता है, लेकिन और अर्थ स्पष्ट होता है। वह जहाँ हमें अर्थ समझने में थोड़ी कठिनाई आती है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि यहाँ अर्थ समझने में दूसरे अर्थ का हमें क्या करना है, सहायता लेनी है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं, मैं तुलसीदास का अध्ययन कर रहा हूं। यह तुलसीदास जो है, तुलसीदास नाम का व्यक्ति है, यह अर्थ न होकर तुलसीदास के काव्य का अर्थ होता है। यानी यह दूसरा अर्थ मुख्यार्थ से किसी न किसी रूप से संबंधित होता है। लक्षणा शब्द शक्ति द्वारा ज्ञात होने वाले अर्थ को लक्षार्थ कहते हैं तथा शब्द को लक्षक कहते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति के अर्थ ग्रहण करने के व्यापार में मुख्य रूप से 3 स्थितियां होती है। एक स्थिति है मुख्यार्थ का ज्ञान होने पर उसमें बाधा उपस्थित होना। दूसरा है रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर मुख्यार्थ से भिन्न या अन्य अर्थ का बोध होना। तीसरा है मुख्यार्थ के साथ लक्ष्यार्थ का संबंध ज्ञात होना। लक्षणा शब्द शक्ति में मुख्यार्थ में बाधा होने पर भी दूसरा अर्थ निकलता है। यहाँ और एक उदाहरण देखते हैं कि रमेश उल्लू है। यहाँ उल्लू अर्थ पक्षी विशेष नहीं है। यहाँ उल्लू शब्द का मुख्यार्थ न लेकर उल्लू की भांति मूर्ख लिया गया है, यानी रमेश उल्लू के समान मूर्ख है। मतलब यहाँ पक्षी विशेष नहीं है, यहाँ मूर्खता के लिए ये उल्ली शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण हम देख सकते हैं कि मेरा कुत्ता शेर का चाचा है। कुत्ता शेर का चाचा हो नहीं सकता। यहां मुख्यार्थ में बाधा आ गई है। यहां शेर का चाचा होने से अभिप्राय आवाज तथा भयंकरता से में शेर से बढ़कर है। लक्षणा शब्द शक्ति के प्रयोग से भाषा में प्रभाव और चमत्कार निर्माण होता है और उसे कहते हैं लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति ये दूसरी शब्द शक्ति है और दूसरी शब्द शक्ति के बाद में तीसरी शब्द शक्ति आती है। तीसरी शब्द शक्ति है व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति ये जो है कि व्यंजना में अभी देखते हैं कि व्यंजना शब्द शक्ति किसे कहते हैं, जहां मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भिन्न अर्थ का बोध हो वहां व्यंजना शब्द शक्ति होती है। मतलब जहां मुख्यार्थ और लक्षणार्थ में भिन्न अर्थ का बोध हो
वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। मतलब वहाँ मुख्यार्थ भी नहीं होता है, लक्ष्यार्थ भी नहीं होता है, और व्यंजना शब्द शक्ति, फिर उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। हाँ, कभी कभी अभिधा और लक्षणा से वाक्य का अर्थ नहीं खुलता। ऐसी स्थिति में जिस शक्ति से अभिप्रेत अर्थ तक पहुंच जाती है उसे व्यंजना कहती है। वाक्य में इसी शक्ति का सबसे अधिक महत्व है, जिससे मुख्य और लक्ष्य अर्थ से भिन्न का बोध हो। ऐसे शब्द को व्यंजक और अर्थ को व्यंग्यार्थ कहते हैं। व्यंजना का अर्थ ही है विशिष्ट रूप से स्पष्ट कराना, खोलना या विकसित करना। व्यंजना का अर्थ ही है कि विशेष रूप से स्पष्ट करना, खोलना या विकसित करना। अब यहाँ एक शब्द, एक उदाहरण है कि सूर्यास्त हुआ। इसका मुख्यार्थ हुआ कि सूर्य डूब गया, एवं लक्ष्यार्थ हुआ संध्या हो गई। लेकिन व्यंग्यार्थ प्रसंग और परिस्थिति के अनुसार अनेक हो सकते हैं। जैसे पुजारी के लिए इसका अर्थ होगा संध्या हो गई है, उपासना का समय हो गया है। ग्वाले के लिए इसका अभिप्राय होगा पशुओं को घर ले जाने का समय हो गया है। किसान या मजदूर के लिए इसका अर्थ होगा अब काम खत्म करके घर चलना चाहिए। तो चोर लुटेरे जो होंगे उसके लिए अब इसका अर्थ होगा अब काम की तैयारी करनी चाहिए। तथा नवविवाहित पत्नी के लिए इसका अर्थ होगा उनके आने का समय हो गया आदि इसके व्यंग्यार्थ हो सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो है अनेक उदाहरण देकर मैंने आप लोगों को ये शब्द शक्ति जो है अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ये जो है अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, इनको समझाने की कोशिश की हुई है। आप लोग ये जो वीडियो है या आप इस व्याख्यान की रनिंग नोट्स निकाल सकते हैं या आप इसे अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं। आपको जो सुविधाजनक हो उसे आप कर सकते हैं आपकी सुविधा के अनुसार। अब इकाई नंबर 1 का ही उपभाग है गद्य के भेद। गद्य के भेद में हम लोगों ने देखा कि हमें बहुत सारी विधाओं का अध्ययन करना है। गद्य के भेद में सबसे पहले देखते हैं कि उपन्यास, कहानी, निबंध, संस्मरण, रेखाचित्र, आत्मकथा, जीवनी, एकांकी, दूरदर्शन नाटक, रेडियो नाटक आदि विधाओं का हमें अध्ययन करना है। तो सबसे पहले गद्य की जो विधाएं है उसे हम देखते हैं। यहाँ सबसे पहले उपन्यास की जो विधा है, उपन्यास विधा को देखते हैं कि उपन्यास का स्वरूप एवं तत्व। उप और न्यास से ये शब्द बना है।
ओक का अर्थ है पास और न्यास का अर्थ है रखना, उसे कहा जाता है उपन्यास, जिसे कहा जाता है उपन्यास, जिसे इंग्लिश में नावेल, मराठी में कादम्बरी और गुजराती में नवल कथा और उर्दू में नावल के नाम से उसे जाना जाता है। उपन्यास ये जो है, उपन्यास एक लंबी कहानी है जिसमें संघर्ष होता है और क्रिया प्रतिक्रियाओं से प्रतिबिंबित करता हुआ लेखक उसे जीवन के निकट ले जाता है। आधुनिक युग में उपन्यास विधा ज़्यादा लोकप्रिय हो रही है क्योंकि सरल भाषा शैली के माध्यम से इसमें यथार्थ प्रस्तुत किया जाता है। उपन्यास में जीवन की व्यापक झांकी प्रस्तुत की जाती है और इसमें उपन्यास शब्द हम लोगों ने देखा कि निकट रखी हुई वस्तु अर्थात पाठक की आत्मा को पात्रों की निकटता का एहसास ही उपन्यास है। उपन्यास अर्थात जो किसी कथानक का उद्घाटन करे या कथा पात्रों की सामाजिक दायित्वपूर्ण शैली में नींव रखे जिससे मन आंदोलित हो जाए, उसे उपन्यास। उपन्यास की कुछ परिभाषाएं जो है, उपन्यास की परिभाषा मुंशी प्रेमचंद जी की परिभाषा बहुत ही प्रसिद्ध परिभाषा है। उन्होंने कहा हुआ है, मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र समझता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्य को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी के मतानुसार उपन्यास इसे कहते हैं कि मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा यानी उपन्यास है। कई लोग कहते हैं कि उपन्यास यानी निश्चित गद्य आकार वाला काव्य यानी उपन्यास। तो ये उपन्यास की परिभाषाएं हैं। इसके बाद हम कह सकते हैं कि उपन्यास बृहद आकार की वह गद्य विधा है जिसमें मानव जीवन की सुख दुखात्मक अनुभूतियों को यथार्थ और कल्पना के मिलन से कलापूर्ण कथात्मक रूप देकर अभिव्यक्त किया जाता है। उपन्यास का स्वरूप ये जो है, उपरोक्त परिभाषाओं को पढ़ने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि उपन्यास के स्वरूप विवेचन की विस्तृत आवश्यकता है। वास्तव में उपन्यास जनसाधारण के लिए लिखा जाता है, उस कारण उसकी भाषा सरल एवं साफ होनी चाहिए। उपन्यास में जो कथावस्तु का निर्माण किया गया हो वह काल्पनिक होते हुए भी जीवन के सत्य पक्ष से चुनी गई हो। उपकथाओं के चित्रण होने पर भी मूल कथानक का स्वरूप स्पष्ट हो। उपन्यास को विद्वानों ने गद्यात्मक महाकाव्य भी कहा हुआ है। जहाँ महाकाव्य उपन्यास के बारे में अगर हम लोग देखें तो शेखर एक जीवनी है, गोदान है, टेढ़े मेढ़े रास्ते है। ये इस तरह से के उपन्यास है जिसे महाकाव्यात्मक उपन्यास कहा जाता है। यानी उपन्यास को विद्वानों ने गद्यात्मक महाकाव्य कहा हुआ है। उपन्यास में लेखक अपने जिन विचारों को अभिव्यक्त करता है उसके लिए वह दो
पद्धतियों को अपनाता है। एक प्रत्यक्ष विधि तथा दूसरी अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत लेखक समय निकालकर अपने किसी सिद्धांत का प्रतिपादन करने लगता है। अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत वह पात्रों के माध्यम से बोलता है। मुख्यतः उत्कृष्ट लेखक अपने प्रधान अर्थात मुख्य पात्रों के माध्यम से ही बोलता है। कला की दृष्टि से ही यह उत्तम विधि है, क्योंकि उपन्यासकार को साक्षात उपदेशकर्ता बनने से बचना चाहिए। उसे तो मानव जीवन की स्वभावगत यथार्थ घटनाओं को लेकर काल्पनिकता का स्वरूप देकर ही नया रूप प्रस्तुत करना होता है। इस हेतु वह ध्यान दे कि जिस जिस उपन्यास की स्वाभाविकता एवं